जय राम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल जी सर। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग है 10th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 5 साइंस 2 के टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। और आज हम लोग ये पर्टिकुलर पार्ट में ये पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। इसके पहले भी मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप जाकर वो पर्टिकुलर वीडियोस देख सकते हो, जो कि अपने एसएससी साइंस 2 2026 के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आते हैं फटाफट, ये बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट ये चैप्टर खत्म कर देते हैं। अभी देखो, ये जो विंड वाला ये एक बार आ चुका है एग्जाम में, एक बार नहीं एक्चुअली 2 बार आ चुका है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना कि हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर्स ऑब्जेक्टिव्स मेनली दे सकते हैं, एंड डायग्राम थोड़ा सा प्रॉपरली स्टडी कर लेना। ओके, सो अभी इधर देखते हैं। द काइनेटिक एनर्जी इन द विंड हैज बीन यूज्ड सिंस अ लॉन्ग टाइम फॉर लिफ्टिंग वाटर फॉर ड्राइविंग फ्लोर मिल। ठीक है, बोला गया काइनेटिक एनर्जी बहुत टाइम से यूज किया गया है। ठीक है, ताकि हम लोग क्या कर सके, बोला गया लिफ्टिंग ऑफ वाटर फॉर ड्राइविंग फ्लोर मिल्स, ये सब चीज करने के लिए अपना काइनेटिक एनर्जी यूज है। काइनेटिक एनर्जी कोई भी फोर्स। और क्या बोला गया था, विंड एनर्जी कैन ऑल्सो भी यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब विंड एनर्जी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। विंड एनर्जी मतलब हवा का भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इधर क्या लिख दिया, द मशीन विच कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड विंड टर्बाइन। क्या बोला गया, विंड टर्बाइन। ये क्या करता है, जो पर्टिकुलर मशीन क्या कर रही है, काइनेटिक एनर्जी को किस में बदल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे हम लोग विंड टर्बाइन बोलते हैं। अपने को टर्बाइन मैं वापस से बता दे रहा हूं, अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। टर्बाइन क्या होता है, एक ऐसा फैन लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, अब ये देखो, ये बीच में मेनली क्या हो सकता है, मैग्नेट हो सकता है। और ये जो फैंस देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, ये जो इसके ब्लेड्स है, ये क्या हो सकता है, कंडक्टर हो सकता है। तो जब मैग्नेट के अराउंड कंडक्टर घूमता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आती है उधर, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को आगे जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी बना देता है। तो ये जो घूम रहा है ना, ये घूमने में फ्रिक्शन यूज हो रहा है ना, कोई भी फ्रिक्शन मतलब काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। फ्रिक्शन को ही काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। एंड बाकी फिर आगे इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है। तो अभी देखो, हम लोग ने पहले पढ़ा था थर्मल एनर्जी, हम लोग ने पढ़ा था ना, थर्मल एनर्जी में कोल को हीट कर रहे थे, कोल को गर्म कर रहे थे, वाटर को हीट करके जो स्टीम भाप निकल रहा था, उस भाप से क्या किया जा रहा था, ये टरबाइन को रोटेट किया जा रहा था, है ना। ये हम लोग ने पढ़ा था। फिर हम लोग ने न्यूक्लियर वाला पढ़ा, न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्लांट। उसमें भी यूरेनियम प्लूटोनियम को चेन रिएक्शन या बोला गया अपना कुछ फिजन करा के उसका क्या करा रहे थे, वो लोग पानी को बॉईल करा रहे थे, और पानी से भाप निकल रहा था। और स्टीम टरबाइन जो रोटेट, जो अपना टरबाइन हमेशा ऐसा रहता है मैग्नेट और कंडक्टर का, वो घुमा, इलेक्ट्रिसिटी बन गई जनरेटर से आके। फिर उसके बाद हम लोग ने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था कि डैम के एक तरफ पानी रहता है, और पानी जब मूव करता है आगे, तो उस पानी के फोर्स से, उस पानी के फ्रिक्शन से, उस पानी के काइनेटिक एनर्जी की वजह से वाटर का एक टरबाइन रहता है, वाटर टरबाइन, वो रोटेट होता है। और जब टरबाइन रोटेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी दे देता है। ठीक है, तो यही चीज दिया था। अब बस इसमें क्या है, इसमें ना सोर्स अपना क्या है, इसमें सोर्स अपना विंड है, इसलिए विंड टरबाइन बोला गया। हवा सा घूमता है, ठीक है, विंड मिल की बात की जा रही है। एज बोला गया, विंड स्ट्राइक टू द ब्लेड ऑफ द टरबाइन, द ब्लेड रोटेट्स। जब देखो पर्टिकुलरली देखो, इधर अगर समझ लो हवा आएगी ज्यादा जोर से, तो ये हवा घूमे, ये ब्लेड घूमेगा, ये ब्लेड क्या होगा, रोटेट होगा। और ऐसे ही कॉन्स्टेंटली जब जब हवा चलेगी, ब्लेड घूमता रहेगा। ब्लेड्स क्या है, एक्चुअली में टरबाइन है, और वो टरबाइन घूमा मतलब ऑब्वियसली उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आई, और वो फिर जनरेटर ने इलेक्ट्रिसिटी बना दी। द एक्सेल ऑफ द टरबाइन इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, जो एक्सेल है उसका, जैसे आपको इधर डायग्राम दिख रहा होगा कि नहीं, आई थिंक सो। ये देखो, जैसे ये डायग्राम जो है, इसमें ये पर्टिकुलर जो विंड टरबाइन विंड मिल रहता है ना, ऐसा आपने देखा होगा कहीं कहीं, बहुत ज्यादा गांव खेड़े इलाके में ऐसा विंड मिल रहता है, वो घूमता रहता है कॉन्स्टेंटली। तो ये वो उसका डायग्राम है। अब जो अपना मेन पार्ट होता है ना उसका, ये उसका रिप्रेजेंटेशन है कि ये ऐसा है। तो देखो, ये ब्लेड्स है, ये क्या है, ब्लेड्स है। देखो इधर लिख के भी दिया है ब्लेड्स, ठीक है। अब देखो, इधर एक जनरेटर है, जनरेटर क्या ये है, और इधर गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स मतलब वो स्पीड घूमते रहे ताकि वो कंट्रोल करने के लिए। ये शाफ्ट है, मतलब पर्टिकुलर सपोर्ट करने के लिए। अब ये क्या है, ये जो है ना, ये हो सकता है कंडक्टर है, और ये जो मिडल वाला हो ना, इधर हो सकता है मैग्नेट हो। ठीक है, तो जब मैग्नेट के अराउंड कंडक्टर घूमेगा, तो इधर क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जमा होगी, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेटर में जाएगी। जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को क्या करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी बना देगा, और आगे फिर आपके घर पे बिजली आ जाएगी। तो इधर वही लिख के दिया गया है, थ्रू द गियर बॉक्स। इधर जो हम लोग ने पढ़ा कि गियर बॉक्स के थ्रू जनरेटर का फंक्शन ऑफ द गियर बॉक्स इज टू इंक्रीज द रोटेशन पर यूनिट टाइम। मतलब गियर बॉक्स का फंक्शन क्या है, जब हवा से थोड़ा सा रोटेट होना पंखा, तो उसको थोड़ा सा जर्क दे ताकि और घूमे उस स्पीड में। ठीक है, समझा।
Thus, the rotating blade drive the turbine and turbine it turns टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और फिर क्या विंड से क्या होता है, ब्लेड घूमता है और गियर बॉक्स से थोड़ा टरबाइन स्पीड होता है और टरबाइन जनरेटर से कनेक्टेड रहता है। ये रहा जनरेटर और जनरेटर अपने को इलेक्ट्रिसिटी लाके दे देता है। ओके, वेरियस स्टेजेस इन द विंड एनर्जी जनरेशन सिस्टम कैन बी शोन इन फिगर ए। सब देख लेना तुम लोग। ये दोनों में बताया था। ये देखो, विंड टरबाइन रिक्वायर वेलोसिटी, मतलब इसको घुमाने के लिए फोर्स चाहिए रहता है। विंड टरबाइन विद लार्ज फिन्स, मतलब ये जो बड़ी बड़ी हवा, ये देखो ये एयर जा रही है इधर, ये बताया। जनरेटर है, वही डायग्राम को बस एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। इधर भी वही है, काइनेटिक एनर्जी इन विंड, मतलब फ्रिक्शन है ना, हवा में फ्रिक्शन है, हवा का फोर्स है ना, ब्लेड को घुमा रहा है। और फिर टरबाइन, टरबाइन भी घूम रहा है, फोर्स लग रहा है ना, तो इधर भी फ्रिक्शन है तो काइनेटिक एनर्जी, और इधर इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। ये दिया है और कुछ नहीं इसमें इंपॉर्टेंट ऐसा पढ़ने लायक, लेकिन स्टिल मैं फटाफट कवर कर दे रहा हूँ। विंड टरबाइन, हालांकि इसके आगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, फोटोवोल्टिक सेल, सोलर पैनल्स, ये सब, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का, तो वो मिस किए बिना मत जाना। अरे सॉरी, उसको मिस मत करना। ओके, विंड टरबाइन विद बोला गया कैपेसिटी राइट फ्रॉम द लेस देन बोला गया 1 kW टू अबाउट 70, इसका यूनिट दिया गया है, आर कमर्शियली अवेलेबल, मतलब ये विंड टरबाइन इतने पर्टिकुलर यूनिट के मौजूद है अपने मार्केट में, डिपेंडिंग ऑन द विंड वेलोसिटी अवेलेबल एट द साइट ऑफ इंस्टॉलेशन। अब जहां साइट है, जैसे फॉर एग्जांपल बीच का किनारा होगा तो वहां हवा का रफ्तार अलग होगा, ठीक है। पहाड़ी एरिया होगा वहां हवा का रफ्तार अलग होगा, प्लेन सरफेस अलग होगा, तो उसके वेलोसिटी के, उस पर्टिकुलर जगह के विंड वेलोसिटी के हिसाब से उधर इंस्टॉलेशन का किया जाता है जो भी है। विंड टरबाइन विद द स्पेसिफिक कैपेसिटी इज सिलेक्टेड, और जो भी कैपेसिटी चाहिए, जहां हवा जैसी है वैसा विंड टरबाइन लिया जाता है। द विंड वेलोसिटी एट द स्पेसिफिक लोकेशन डिपेंड ऑन मेनी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ऑब्वियसली ज्योग्राफिकल फैक्टर्स मैंने बोला ना, बीच, पहाड़, अलग अलग हवा, अलग अलग जगह, ठीक है। विंड वेलोसिटी इज यूजुअली हाई ऑन द सी शोर, बीच पे देखो हवा क्या होता है, ज्यादा बाहर ज्यादा आती है हवा, ठीक है, ज्यादा तेज आती है, तो वहां ज्यादा यूनिट वाला, ज्यादा पर्टिकुलर होल्डिंग वाला अपना टरबाइन चलेगा। एंड दैट एनवायरमेंट इज अप्रोप्रिएट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ विंड टरबाइन, और इसलिए बोला गया कि वो एनवायरमेंट भी अच्छा है, बीच के आसपास कोई जल्दी रहता भी नहीं है, मतलब कम घर रहते हैं कंपैरेटिवली, कमर्शियल एरिया ये सब कम रहता है, तो वहां विंड टरबाइन हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। विंड एनर्जी इज अ क्लीन एनर्जी सोर्स, मतलब क्लीन, इसमें कुछ यूज नहीं होता ना कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग कुछ यूज करते हैं, ना पोल्यूशन फैलाते, कुछ भी नहीं होता, बस एक छोटा सा जगह चाहिए रहता है, जैसे आप लोग यहाँ देख पा रहे हो, ये देख, अरे ये क्या हो गया भाई, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, अच्छा ठीक है, इधर आया। जैसा कि आप लोग ये डायग्राम में देख पा रहे हो कि ये विंड मिल इंस्टॉल करने के लिए इतना सा जगह चाहिए, बस ये इधर इतना पिलर बन गया, बाकी ऊपर काम है, ऊपर का लेना देना नहीं है, ठीक है। और क्या बोला गया, हाउएवर विंड वेलोसिटी नेसेसरी फॉर विंड एनर्जी जनरेशन इट इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, और हर जगह थोड़ी ना हवा चलती है। अपन जैसे रहते हैं, अपना घर है जहाँ बिल्डिंग्स में ऊंचाई पे जाएंगे थोड़ी हवा चलेगी, नीचे थोड़ी हवा चलती है। इन दैट सेंस ऑफ द विंड एनर्जी इज लिमिटेड, और ऑब्वियसली हर जगह विंड मतलब नहीं है, तो इसलिए विंड एनर्जी भी लिमिटेड है, ठीक है। मतलब एक एक्सटेंट तक वो भी लिमिटेड ही है, ऐसा नहीं कि घूमता ही रहेगा दिन भर, ठीक है। अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन थ्रू सोलर एनर्जी, यूजिंग सोलर एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं फटाफट। यूजिंग एनर्जी इन द सनलाइट, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी जनरेटेड इन टू वेज। अब सनलाइट, सन का यूज करके, सूरज का यूज करके हम लोग दो तरीके से, क्या बोला गया इधर, टू वेज, दो तरीके से बिजली ला सकते हैं। पहला क्या बोला गया, इन ऑल अबव मेथड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेशन वी हैव स्टडीड दैट द इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ड्राइवन बाय यूजिंग सम सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब हम लोग ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक जनरेटर, समझ लो फॉर एग्जांपल ये जनरेटर है, ये जनरेटर है, जनरेटर से क्या कनेक्टेड रहेगा, टरबाइन, ठीक है। अब टरबाइन को घुमाने के लिए कोई ना कोई एनर्जी चाहिए। हम लोग ने पढ़ा पहले थर्मल वाला, अब तो उसमें कोल चाहिए अपने को ना, मतलब थर्मल एनर्जी चाहिए। और जो हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, न्यूक्लियर पढ़ा था, न्यूक्लियर में भी न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए उसको ड्राइव करने के लिए, है ना। और विंड में विंड मिल पढ़ा, भी उसमें भी विंड चाहिए, है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में भी वाटर चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ करने के लिए अपने को कोई ना कोई चीज की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। अब इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सूरज की। लेकिन इधर इतना कुछ प्रोसेस था, ये आएगा, ये घूमेगा, ये इसके आगे प्रोसेस करेगा, इतना बड़ा प्रोसेस था। लेकिन इधर क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक इज जनरेटेड बाय क्या, इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय मेकिंग यूज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये जितना भी हम लोग ने टरबाइन से रिलेटेड, जितना भी हम लोग ने एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट पढ़ा ना, वो ना इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे चलता है, ठीक है। However, electric energy can be generated directly from solar radiation without using generator and without using principle of electromagnetic induction। और बोला गया कि ये सब के अलावा लेकिन एक चीज और है कि हम लोग सोलर एनर्जी मतलब सनलाइट से भी क्या कर सकते हैं, हम लोग बिजली बना सकते हैं बिना किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, बिना किसी जनरेटर के, ठीक है। इधर इतना इक्विपमेंट में लगा, सोलर एनर्जी में अपने को इतना
नहीं करना पड़ता है। अब मैं बताता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, सिंपल, जब एक मैग्नेट के अराउंड कंडक्टर घूमता है तो मैंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है, बस उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है, और कुछ नहीं। या तो मैग्नेट के अराउंड कंडक्टर होगा तब भी बनेगी, या तो कंडक्टर के अराउंड मैग्नेट होगा, दोनों केस में बन सकती है। ओके, और क्या बोला गया आगे, क्या बोला गया, सोलर। अभी देखो हम लोग जो इसकी बात करिए, ऑब्वियसली सोलर पैनल्स, एक शीट लगा दो बड़ा सोलर पैनल का, वो बिजली लाएगा, एक छोटा सा बिजली कुछ लगा दो कंपेसिटर, उससे बन के बिजली पहुंच गया, इतना बड़ा तामझाम करने का जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, फिर क्या बोला गया, दिस हैपन इन सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स। ठीक है, ये देखो फोटोवोल्टिक सेल्स की वजह से हो सकता है। फोटोवोल्टिक सेल्स क्या होते हैं, सोलर पैनल्स में होते हैं ना ये बॉक्स छोटे छोटे, सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स कन्वर्टेड द सोलर एनर्जी इनडायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये पर्टिकुलर सोलर पैनल क्या करता है, डायरेक्टली सनलाइट को क्या करता है, अपने को इलेक्ट्रिसिटी बनाकर दे देता है। ठीक है, इन द सेकंड मेथड द एनर्जी इन द सोलर रेडिएशन इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी फर्स्ट, then a turbine generator system is used to drive using thermal energy to generate electricity। मतलब पहला मेथड क्या है कि भाई सोलर पैनल लगा दिया डायरेक्ट, सूरज दादा इधर है, सूरज दादा ने क्या किया, सन का हीट दिया और डायरेक्ट बिजली निकाल दिया। और दूसरा मेथड क्या बोलता है कि भाई सूरज दादा इधर है, पहले हम लोग सोलर पैनल क्या करेंगे, उसे उसमें सोलर एनर्जी स्टोर करेंगे, फिर सोलर एनर्जी से हम लोग क्या करेंगे, वाटर को बॉईल करेंगे, क्या करेंगे, वाटर को बॉईल करेंगे, और वाटर को बॉईल करेंगे, फिर अपना स्टीम टरबाइन घुमाएंगे, जो पहला वाला लेक्चर में मैंने बताया था, स्टीम टरबाइन घूमता है ना, फिर वो घूमेगा, फिर वो जनरेटर से कनेक्टेड होगा, फिर अपने को बिजली देगी। मतलब सेकंड वाला माथा पच्ची है, बहुत बेवकूफ लोग करेंगे, या तो ज्यादा जब आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना हो तब ये कर सकते हो बल्क में, बाकी नॉर्मल तो काम अपना इससे हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले मेथड से। अभी पढ़ते हैं सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस रखता है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, ओके, सुनना है नहीं। ठीक है, सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स क्या होता है, सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स कन्वर्ट द सोलर रेडिएशन एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या करता है, डायरेक्ट सन की धूप से जो भी पर्टिकुलर एनर्जी आ रही है उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिक एनर्जी बना देता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, बोला गया, फोटोवोल्टिक इफेक्ट, इसे फोटोवोल्टिक इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, मतलब वही सन के रेडिएशन से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाना फोटोवोल्टिक इफेक्ट बोला है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड थ्रू दिस एनर्जी ट्रांसफॉर्म प्रोसेस इन डीसी इन नेचर। अब एक डीसी होता है, एक एसी होता है। ठीक है, दोनों में से ये दो पर्टिकुलर करंट होते हैं जो अपने इधर मिलते हैं अपने को। ठीक है, दिस सोलर सेल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल कॉल्ड, बोला गया, सेमीकंडक्टर। अब जो ये पर्टिकुलर जो सेमीकंडक्टर क्या है, सिलिकॉन। जो ये सोलर पैनल्स होते हैं ना, ये सिलिकॉन के बने होते हैं। अ सिलिकॉन सोलर सेल ऑफ डायमेंशन 1 क्यूबिक स्क्वायर बोला गया सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी, जनरेटेड करंट अबाउट, बोला गया, 30 mA एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, बोला गया, 0.5 वोल्ट बोला गया। थस अ सिलिकॉन सोलर सेल ऑफ डायमेंशन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब देखो, समझ रहे हो इधर क्या लिख के दिया, मैं बता रहा हूँ। देखो हम लोग यहाँ तक थे, पढ़ लिया था हम लोग ने कि सिलिकॉन का सोलर पैनल बनता है, लेकिन अब देखो सोलर पैनल में ना आपने देखा होगा ऐसे ऐसे बॉक्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बॉक्स होते हैं। ठीक है, रुक जाओ मैं ऊपर कर लेता हूँ, मेरा चेहरा ना। ठीक है, तो ये ऐसे छोटे बॉक्स होते हैं। तो ये जो एक बॉक्स है ना, ये एक बॉक्स, फिर मैं एक बॉक्स की बात कर रहा हूँ, ये एक बॉक्स की बात की जा रही है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वो कितना बना सकता है, 30 mA इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है। सिर्फ एक बॉक्स क्या कर सकता है, 30 mA इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है, लेकिन और उसका पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 वोल्ट होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन होता है हर जगह। और क्या बोला गया, थस अ सिलिकॉन सोलर सेल ऑफ 100 डायमेंशन, मतलब ये एक है। ऐसे और पूरे छोटे छोटे बॉक्स तो बहुत होंगे, सोलर पैनल तो बड़ा सा होता है, उसमें छोटे छोटे बॉक्स बहुत सारे होते हैं। तो वैसे बोला गया, ऐसा जो एक बॉक्स है ना, वैसे 100 बॉक्स कितने निकाल सकता है, और बोला गया 100 डायमेंशन, बोला गया वो 3 इधर लगाया है सिंपल टर्म्स में। ठीक है, और अपने को लिख के दिया गया है 30 mA एक का था तो इंटू 100 कर दिया, मतलब सिंपल सी बात है 3000 mA। ठीक है, और 3000 mA को क्या बोला जाता है, 3000 mA को क्या बोला जाता है, डायरेक्टली उसे लिख देते हैं हम लोग 3A। ठीक है, यूनिट्स का, ये यूनिट का खेल है। ओके, समझे, मतलब समझ लो कि ये फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर होता है और फिर उससे बड़ा यूनिट मीटर होता है। तो समझ लो ये mA सेंटीमीटर है और ये मीटर है, ऐसा मतलब समझाने के तौर पे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, सो यही बोल रहा है कि भाई एक सेल जो रहेगा ना, वो पूरे सोलर पैनल में जो एक सेल है ना, वो अपने को 30 mA निकाल के देगा। और ऐसे सोलर पैनल में 100 फोटोवोल्टिक सेल्स रहते हैं, तो अपने को 100
सेंटीमीटर स्क्वायर वाला जो फोटोवोल्टिक सेल रहेगा वो अपने को कितना 3A निकाल के देगा बिजली करंट का यूनिट, और अगर उसे एमए में देखोगे तो 3000 एमए होता है, ठीक है, यूनिट से याद रखना। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस उसका सेम रहेगा 0.5 वोल्ट। रिमेंबर दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल फ्रॉम द सोलर सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स एरिया, इंडिपेंडेंट रहता है, सेम डिपेंडेंट नहीं रहता किसी चीज पे। एनर्जी इन सनलाइट, फोटोवोल्टिक वे, डीसी इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, ये सब बोल दिया गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेन ये वाला थोड़ा समझने वाला पॉइंट है, इसके डायग्राम्स भी याद कर लेना, आंसर्स आए तो डायग्राम्स भी लिखना विद दिस ऑल एंड ऑल जो भी है अपना, ठीक है। अब देखो इधर क्या लिख के दिया गया, देखो इधर V1 वोल्ट वोल्ट लिख के दिया, ठीक है। इफ द सोलर सेल, इधर सब पढ़ेंगे हम लोग, इफ द सोलर सेल इज कनेक्टेड इन द सीरीज एज शोन इन फिगर 5.23, 5.23 में जैसा इधर बताया एक सीरीज में, मतलब सीरीज में मतलब क्या बोला गया, एक लाइन में है, ठीक है, ऐसा वन के एक के बाद एक, है ना। और क्या बोला गया, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन, एक सेकंड में ये ले लेता, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन इज एडिशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल सोलर सेल। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना अपने को जो मिलेगा ना, वो एक पर्टिकुलर, जैसे इधर देखो V1 प्लस V2 लिखा है, मतलब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, ऑब्वियसली जब 1 + 1 है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 1 + 1 है तो उसे 2 लिखेंगे, तो इसलिए उसको एडिशन करने के लिए दोनों का यूज होगा, तो इसलिए इधर V1 को ऐड किया है, इधर क्लियर नहीं है लेकिन वही है, V1 और V2 को ऐड किया है, वही लिख के दिया इधर। However, the current generated from this combination is equal to the current from the individual cell, और जो भी करंट होगा ना, इसमें एक करंट आ रहा है तो इसमें भी एक ही आएगा, दोनों का करंट इक्वल रहेगा, वो तो सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है। इट मींस दैट व्हेन सोलर सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, करंट फ्रॉम द इंडिविजुअल सेल्स आर नॉट एडेड, मतलब बोला गया कि करंट ऐड नहीं होता है, ठीक है, करंट ऐड नहीं होता, भले करंट इक्वली लिख लेगा दोनों में से, लेकिन दोनों का करंट ऐड नहीं होगा, मतलब समझ रहे, मतलब वो क्या लिख लेगा, वो ऐसा नहीं लिख लेगा कि अपना समझ लो, अपना पोटेंशियल डिफरेंस तो भले 2 निकल गया, लेकिन करंट के मामले में 1 + 1 ही लिखेंगे हम लोग, उसे 2 हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक है, वो इंडिविजुअल रहेगा। सिमिलरली एज शोन इन फिगर 5.24, 5.24 थोड़ा नीचे इधर शायद दिख रहा होगा, ये वाला है डायग्राम, ठीक है। 2 सोलर सेल्स, ओके, 2 सोलर सेल्स, इसमें भी बोला गया 2 सोलर सेल है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल क्या होता है भाई, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, जो मीट ना करे, बस स्ट्रेट लाइन। द करंट बोला गया जनरेटेड फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन इज समिशन ऑफ द करंट फ्रॉम इंडिविजुअल सोलर सेल, हाउएवर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन फ्रॉम द दिस कॉम्बिनेशन इज सेम एज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन फ्रॉम द इंडिविजुअल सेल, ठीक है। मतलब जब हम लोग इसे पैरेलल अरेंज करें, एक के ऊपर एक के नीचे एक, ऐसे अरेंज करें, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग ऐड नहीं करेंगे, उसका पोटेंशियल डिफरेंस खाली इक्वल रहेगा, लेकिन करंट ऐड हो जाएगा। समझ रहे हो, दोनों केसेस में क्या हो रहा था, जैसे एक मिनट में आपको क्लीन करके बताता थोड़ा रबरा, हाँ, जब सीरीज में हो, जब क्या हो, सीरीज में हो, जैसे इधर देखो ये वाला डायग्राम सीरीज में, जब वो सीरीज में होगा तब क्या होगा, उसका करंट ना इक्वल रहेगा लेकिन ऐड नहीं होगा, ये आई है ना, आई करंट रिप्रेजेंट कर रहा है, समझा। जब 2 सोलर पैनल सीरीज में होगा, एक इधर सीरीज में है, तो दोनों का ना पोटेंशियल डिफरेंस ऐड होगा, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस ऐड होगा, लेकिन करंट ऐड नहीं होगा, वो इक्वल रहेगा, समझा। अब जब पैरेलल रहे, एक ऊपर एक नीचे, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग करंट को ऐड नहीं करेंगे, इसमें करंट को हम लोग ऐड करेंगे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा, दोनों में अपोजिट है। मैंने क्या बोला आप लोगों को, एक बार मैं फिर बोल दे रहा हूं कि भाई जब वो सीरीज में होगा, जैसे ये मैंने बोला कि ये सीरीज में डायग्राम था, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस ऐड होगा और करंट इक्वल रहेगा, ठीक है। और जब पैरेलल रहेगा तो इसमें क्या होगा, इधर देखो लिखा है, इसमें करंट ऐड होगा और वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी बोल रहा हूँ, जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है मानिए वोल्ट है, वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो खाली ये डिफरेंस है कि भाई तुम सीरीज में रखो या पैरेलल रखो, वो तुम्हारे ऊपर है। सीरीज में रखोगे, अगर एक इधर और एक इधर आजू बाजू में रखोगे, तो क्या होगा, करंट इक्वल रहेगा, ऐड नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऐड होगा। और अगर पैरेलल में रखोगे, एक ऊपर रखोगे एक नीचे रखोगे, तो क्या होगा, तो करंट ऐड होगा और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल रहेगा, समझा। बस यही चीज है, थोड़ा डायग्राम देख के समझ लेना। देखो इधर मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो तो अच्छा है। देखो इधर जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना इक्वल है, इधर करंट ऐड हो रहा है, ठीक है। और अगर तुम लोग ऊपर वाले डायग्राम में आओगे तो करंट इक्वल है, पोटेंशियल डिफरेंस ऐड हो रहा है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में एक बार देख लेना, क्लियर हो जाएगा। Thus, if 2 solar cells are connected, बोला गया in parallel the potential difference of the 2 cells are not added। देखो वही बोला गया कि अगर पैरेलल होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस उसके ऐड नहीं करेंगे, इक्वल होगा, ओके।
और क्या लिखे दिया, इन दिस वे बाय कनेक्टिंग बोला गया मेनी सोलर सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल सोलर पैनल्स जनरेटिंग जनरेटिंग रिक्वायर्ड करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर मेड। और फिर ऐसे ही ना बहुत सारे सोलर सेल, देखो इधर एक पर्टिकुलर पूरा सोलर सेल है, वो तो सिर्फ हम लोग एक फोटोवोल्टिक सेल की बात करते हैं ना, ये देखो ये पूरा है एक सोलर पैनल में, ये पूरा मगजमारी होता है। देखो ये पूरा सोलर पैनल है, इसमें देखो सीरीज भी है, इसमें पैरेलल भी है, समझा। सीरीज और पैरेलल को कुछ कैलकुलेट करके लगाते तो अपने को जितना रिक्वायर्ड जो भी यूनिट है उससे बनता है पर्टिकुलर चीज, ठीक है। आगे क्या बोला गया, सीन फिगर 5.25 में बोला गया, फॉर एग्जांपल इफ 36 सोलर सेल्स आर ईच ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आर कनेक्टेड इन सीरीज इन सोलर पैनल, इट विल गिव पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 18 वोल्ट लिख कर दिया गया है। मतलब अगर 36 फोटोवोल्टिक्स बोला गया सोलर सेल जो है ना, 36 सोलर सेल अगर सीरीज में अरेंज है तो अपने को 18 पोटेंशियल डिफरेंस लाकर देंगे वो, ठीक है। और क्या बोला गया, करंट कितना देंगे, 30 है। मैंने 30 क्या बताया था, 30 मतलब 3000 क्या होता है, एम ए होता है ना, स्मॉल यूनिट ऑफ करंट। और फिर उसके बाद इसको डायरेक्टली लिखना है तो 3A लिखेंगे, समझ गया, सिंपल। मैनी बोला गया सच पैनल्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन लार्ज स्केल, बहुत सारे पैनल्स कनेक्ट किए जाते हैं। अ गुड सोलर सेल कैन हैव एफिशिएंसी ऑफ अराउंड 15%, ठीक है, 15% है रहेगा उसका। एंड इट मींस दैट इफ अ सोलर पैनल रिसीव पावर ऑफ 100 वॉट फ्रॉम सोलर रेडिएशन, अगर उसे 100 वॉट रेडिएशन से मिल रहा है, सनलाइट से 100 वोल्ट एनर्जी आ रही है, द इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट फ्रॉम द पैनल विल बी 15 वॉट। मतलब उसका जो पर्टिकुलर मतलब अगर 100 वॉट का एनर्जी उसे सनलाइट से मिल रहा है तो उसे 15% मतलब यानी 15 वॉट ही निकाल पाएगा, समझ रहे हो। 100 रेडिएशन, 100 वॉट का रेडिएशन मिल रहा है, सनलाइट मिल रहा है, तो सनलाइट से सिर्फ 15 वॉट वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकता है। Many solar panels are connected in series and in parallel generate required current and potential difference। ये सब होता है, वही कनेक्ट किया जाते हैं ताकि हम लोग क्या कर सके, देखो सीरीज में इधर सीरीज में किया है, पैरेलल में इधर देखोगे इधर पैरेलल में किया है, ठीक है, ये देखो पैरेलल में इधर किया है, तो अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोग देखो पैरेलल में इधर किया है, शायद दिखा नहीं होगा आप लोगों को, इधर पैरेलल में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सोलर सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोलर इलेक्ट्रिक प्लांट। सोलर सेल ही वही छोटा छोटा बेसिक यूनिट मतलब क्या, एक सिंपलेस्ट यूनिट मतलब देखो ये जो बॉक्स दिख रहा है छोटा सा एक बॉक्स, इसको क्या बोल रहा है, वो एक सोलर सेल बोल रहा है, बेसिक यूनिट, ठीक है। और क्या बोल रहा है, मेनी सोलर पैनल कनेक्टेड इन सीरीज फ्रॉम द सोलर स्ट्रिंग एंड में सोलर स्ट्रिंग कनेक्ट इन द पैरेलल फ्रॉम अ सोलर रे। बोला गया इसे एक स्ट्रिंग से, मतलब ये जो नीचे दिख रहे हो ना, देखो इधर लिख के भी दिया है स्ट्रिंग इन द सीरीज, ये जो दिया ना ऐसे कनेक्ट किया जाएगा, आसान शब्दों में समझने की भाषा में खाली बोल रहा हूँ, वायर। हाँ। और क्या बोला गया, एज वी कैन, अरे ये क्या हो गया भाई, हाँ, एज वी कैन ऑब्टेन एज मच इलेक्ट्रिकल पावर नीडेड दे आर यूज एप्लीकेशन विच इज बोला गया मार्जिनल पावर, कैलकुलेटर रन और सोलर एनर्जी, ठीक है, कैलकुलेटर ये सब में भी, कैलकुलेटर में बाय द वे एक सोलर पैनल होता है, टू पावर स्टेशन ऑफ बोला गया एमवी कैपेसिटी, ठीक है, वही मेगावाट कैपेसिटी जो भी है। आगे क्या है, ये सब अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल मैं पढ़ा के फटाफट खत्म कर दे रहा हूँ, आगे तो चैप्टर आई थिंक जो खत्म है, हाँ कुछ नहीं, ठीक है। अगर चाहिए तो आप लोग पढ़ सकते हो आगे, और जो को लगता है कि आगे इंपॉर्टेंट नहीं स्टिल तो भी थोड़ा देख लोगे, सुन लोगे, मैं फटाफट ट्राई करूंगा लेक्चर खत्म करने। द पावर अवेलेबल फ्रॉम द सोलर सेल इज इन डीसी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, डीसी में रहता है वो करंट, ठीक है। सो इन एप्लीकेशन विच नीडेड डीसी पावर, एग्जांपल इलेक्ट्रिकल लाइट बेस्ड ऑन बोला गया लाइट एमिटिंग डायोड्स, द एनर्जी कैन बी डायरेक्टली यूज्ड। मतलब देखो करंट एसी भी होता है, डीसी भी होता है, इसको आसान शब्दों में, ज्यादा डीप में नहीं जाते, आसान शब्दों में ही समझते कि भाई कुछ पर्टिकुलर जो एप्लीकेंसेस होते हैं ना इलेक्ट्रिकल लाइट बेस्ड ऑन, मतलब जो इलेक्ट्रिकल ऐसे एप्लीकेशन है जो डीसी पे चलते हैं तो इनको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि जब सोलर पैनल से आप करंट बना रहे हो तो डीसी में ही बनेगा, तो जब आप ऐसा करोगे तो सोलर पैनल से डीसी में बनेगा और डायरेक्ट जो भी आपके पास अप्लायंसेस होंगे वो डीसी वाले तो वो जल्दी जल्दी चल जाएंगे। लेकिन एसी वाले क्या होगा, एसी वाले के लिए क्या करेगा, एसी मतलब एयर कंडीशनिंग, एसी का करंट का टाइप है। However, since the energy from the solar cells is available only in the presence of sunlight, the energy has been stored in battery
फॉर द यूज ऑफ लेटर टाइम। अब देखो धूप दिन भर तो नहीं रहती, रात में चली जाती है, तो जब जब धूप है तब तक जितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है हो जाने दो और वो बैटरी में सेव करके रख लो ताकि बाद में यूज करे। तो यही होता है, यही पर्टिकुलर कंसेप्ट पे चलता है। हाउएवर बोला गया, अरे ये क्या हो गया, हाउएवर मोस्ट इक्विपमेंट्स इन द डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल आर रन ऑन एसी पावर। देखो वही बोला था ना, एसी पावर पे ज्यादातर जो बोला गया है बिजली से चलने वाली चीजें यूज होती है, ठीक है। इन सच केसेस डीसी सोलर पावर मस्ट बी कन्वर्टेड टू एसी, और ऐसे केसेस में जो डीसी पावर प्राप्त हुआ है आपको किससे, सोलर एनर्जी से, उसे कन्वर्ट करना है किसमें, एसी में, एक कन्वर्टर लाना पड़े। पावर यूजिंग एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज कॉल्ड इन्वर्टर। इन्वर्टर लेके आया, ठीक है। इन्वर्टर से क्या होता है, इन्वर्टर से डीसी का करंट एसी बन जाता है, सिंपल। और क्या, सोलर सेल, बैटरी, इन्वर्टर और जो भी आपने यूज कर लिया, ठीक है, मतलब ये प्रोसेस बताया। अब इधर क्या दिया है, पावर ग्रिड दिया है, ये सब दिया। देखो देखो ये सोलर पैनल है, देखो इधर लिखा ना सोलर एरे, मतलब ये जो पर्टिकुलर सीरीज में लगा है, पैरेलल में लगा। इससे देखो ये मेन है इन्वर्टर ट्रांसफार्मर, मतलब यहाँ से सारा करंट ना इधर जमा होता है, इधर जमा होता है, और ये सारा करंट क्या होगा, डीसी में होगा। और फिर ये इन्वर्टर क्या करेगा, उस करंट को एसी बनाएगा, है ना। और एसी से फिर ये अपने घर के तारों में आ जाएगा। और ये सूरज दादा इनको बिजली दे, अरे सॉरी, हाँ मतलब बिजली दे रहे रेडिएशन के द्वारा। चलो आगे क्या बोला गया। Hey Ram, we have seen that many solar panels can be connected through together to generate whatever energy we need. Solar panels को एक साथ जमा कर दो, जो भी एनर्जी चाहिए अपने को मिल जाता है। As shown in figure 5.28 जो अपने को इधर पढ़ाया गया, सिमेंटिक फोटोवोल्टिक स्टेशन बोला गया, सोलर सिमेंटिक फोटो की सिमेंटिक ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक स्टेशन, ठीक है। The DC power generated from this panel is first converted into AC power। जो भी DC पावर होता है हम लोग ने पहले पढ़ा कि AC में कन्वर्ट किया जाता है। A transformer transforms the voltage and current level to generated power and then एक सेकंड क्या हो गया भाई देखो, हाँ, and then बोला गया it feed into electrical distribution network, ठीक है। मतलब क्या बोला गया, ट्रांसफॉर्मर सारा वोल्टेज और करंट लेवल को देखता है, प्रॉपर करता है, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मतलब बिजली के खंभे जो इधर आपको बना के दिए ना, ये अरे इधर हुआ ना भाई, हाँ इधर पहुंचा देता है। फिगर 5.2 सीमेंटिंग डायग्राम ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन को देख लो, वही बोल रहा है। In this way, electricity is generated without any fuel combustion, so without any air pollution, ठीक है। बिना एयर पोल्यूशन के और बिना किसी फ्यूल कंबंशन के हम लोग फिर क्या कर लेते हैं, इधर इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं। However, since energy is generated using solar radiation, solar cell can be generated electricity during daytime only। अब देखो ऑब्वियसली सोलर सेल क्या कर सकता है, सिर्फ इधर लिख के दिया गया है, हम लोग सोलर जो है ना, सोलर रेडिएशन से ही बन सकता है। सोलर रेडिएशन तब तक होगा जब तक सन होगा, तो इसलिए ये सिर्फ डे टाइम में होगा, मतलब ना सिर्फ दिन में होगा, रात में तो सूरज नहीं होता। सोलर थर्मल पावर प्लांट। अब सोलर थर्मल पावर प्लांट क्या है, देखो हम लोग ने बहुत जब स्टार्ट कर रहे थे ये लेक्चर, जब स्टार्ट में एकदम पढ़े थे ना कि भाई बिजली बनाने के दो साधन है, पहला था और दूसरा था। पहला था डायरेक्ट सोलर पैनल लिया और फिर उसको बिजली यूज कर लिया, लेकिन इधर क्या था, सोलर पैनल लिया, फिर उस एनर्जी से पानी बॉईल करेगा ये भाई, वाटर बॉईल करेगा, फिर स्टीम टरबाइन आएगा, फिर स्टीम टरबाइन से क्या आगे आगे प्रोसेस ये चलता रहेगा, ठीक है। When we see the thermal बोला गया एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम कोल, कोल से थर्मल मतलब लोग सबसे पहला वाला पार्ट पार्ट वन पढ़ोगे ना आप लोग, इस पर्टिकुलर चैप्टर का पार्ट 1 लेक्चर 1 पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि थर्मल एनर्जी जो जनरेट हुआ था वो कोल से हुआ था। फिर दूसरा पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा न्यूक्लियर से भी हुआ था। तीसरा पढ़ोगे तो उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाती है, ठीक है। तो पहले बोला गया कि हम लोग ने पहले पढ़ा कि कोल और न्यूक्लियर फ्यूल से भी बिजली बनाया जाता है, ठीक है, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये लिख के दिया इधर, और क्या लिख के दिया आगे पढ़ते हैं। Thermal energy can also be generated from solar radiation and can be used for electrical production। और बोला गया थर्मल एनर्जी से ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं और उसको भी प्रोडक्शन में यूज करते हैं। डिफरेंट स्टेजेस इन सोलर थर्मल पावर प्लांट आर शोन। अब सोलर थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेटर और बोला गया फॉर कनेक्टिंग सनलाइट। अब सनलाइट को एक जगह कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, एब्जॉर्प्शन कॉन्सेंट्रेटेड, अब वो सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा सोलर पैनल, और सोलर पैनल पानी को बॉईल करेगा और पानी से जो भाप निकलेगा, स्टीम निकलेगा, वो स्टीम टरबाइन को रोटेट करेगा। और अपने को पता है कि एक बार स्टीम रोटेट हुआ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कंसेप्ट से क्या होगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी बना के आपके घर पे पहुंचा देगा। इधर वही डायग्राम दिया है, शोन फिगर 5.30। मैंने रिफ्लेक्टर्स बोला गया रिफ्लेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड सोलर रेडिएशन ऑन द एब्जॉर्वर्स। मैं बताता हूँ, जैसे इधर कहाँ है रिफ्लेक्टर्स, कहाँ है भाई मेरे,
हाँ ये देखो, ये जो है ना, ये जो शीट दिख रहा है आपको, ये शीट ऐसा दिख रहा है, ये पर्टिकुलर, ये जो ऐसा बना है, मैं देखो इस पर डायग्राम, एक अच्छा सा डायग्राम बना रहा हूँ, इतना प्यारा ब्लू ब्लू, ठीक है। तो ये ना रिफ्लेक्टर्स है, ये रिफ्लेक्टर्स है, मतलब देखो कभी कभी आयरन फॉइल देखो लाइट रिफ्लेक्ट करता है ना, और शीशा ऐसा काइंड ऑफ कुछ होगा। तो वो क्या करेगा, सनलाइट को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट ऑब्जॉर्व करेगा, और ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और ये क्या है, एब्जॉर्वर है, जो पाइप लाइक दिख रहा है ना, ये एब्जॉर्वर है। और फिर वो एब्जॉर्वर क्या होगा, देखो अब ये रिफ्लेक्ट करेगा, इधर गर्म हो गया, ठीक है। अब पानी इधर आया, अब वो रिफ्लेक्ट हुआ तो ये पाइप गर्म हो गया, अब ये पाइप से गर्म हो जाएगा, तो पाइप गर्म मतलब हॉट वाटर क्या देगा अपने को, स्टीम देगा। और स्टीम से हम लोग क्या घुमाएंगे, देखो इधर दिया ना सोलर पैनल, फिर इधर आगे डायग्राम दिया, अब स्टीम बन गया। स्टीम से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टीम से भाप बना रहे हैं। अब स्टीम से पहले हम लोग क्या घुमाएंगे, टरबाइन घुमाएंगे, इधर टरबाइन घूमेगा, और फिर टरबाइन से जनरेटर जनरेटर कनेक्टेड है, जनरेटर आपको बिजली बना के दे देगा। इधर कूलिंग टावर वो सब चलता रहेगा, वो सब आप लोग पढ़ लेना, वो कुछ इंपॉर्टेंट दे। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी यूजिंग दिस हीट एनर्जी स्टीम इज जनरेटेड ड्रिवन इनटू द टरबाइन। वही स्टीम फिर ड्रिवन मतलब लेके जाया जाता है टरबाइन में, और टरबाइन को रोटेट कराया जाता है। और अपने को पता है कि टरबाइन मतलब मैग्नेट या कंडक्टर होगा, वो गोल गोल घूमेगा और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड को जनरेटर क्या करता है, जनरेटर बिजली बना के आगे पास कर देता है। और एक कूलिंग टावर मतलब वो पानी को वापस भाप से पानी बनाएंगे, फिर वापस लेके जाएंगे। देखो इधर वापस से कनेक्ट है, फिर वापस, मतलब प्रोसेस चलता रहेगा, टेंशन नहीं, पानी का यूज कम होगा, बस इतना हो गया। हालांकि मैंने इसमें तुम लोग को इंपॉर्टेंस दी है, जाके देख लेना साइंस का, जो मैंने 2026 का इंपॉर्टेंस दिया, जाके देख लेना, ठीक है। क्या दिया है, फ्यूल इन द थर्मल प्लांट, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, ये भी पढ़ ही लो। प्लांट और थर्मल एनर्जी जनरेशन, एक पढ़ लो, देखो पूरा कंसेप्ट ही पढ़ लो। एक है ना, एक पूरा कंसेप्ट ही पढ़ लेने का। मैंने तुम लोग को बताया था स्टार्टिंग में कि भाई थर्मल वाला इसमें से पढ़ना ही पड़ेगा तुम लोग को। और फिर न्यूक्लियर फ्यूजन ये सब भी आता है, तो न्यूक्लियर वाला भी पढ़ना पड़ेगा, हाइड्रो वाला भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाइड्रो वाला पढ़ना पड़ेगा, और फिर अभी जो हम लोग ने विंड वाला पढ़ा, और फिर सोलर वाला, मतलब इन शॉर्ट सब पढ़ना है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट, ठीक है, जितना जितना कंसेप्ट है। थर्मल में ही जैसे ये थर्मल पर्टिकुलर सोलर में अभी हम लोग ने जो फर्स्ट वाला मेथड पढ़ा ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये सब होगा ना, तो ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट मेथड। विंड वाला तो छोटा सा ही है, वो पढ़ लेना। ये क्या था, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी छोटा सा है, वो भी पढ़ लेना। देखो मैं तुम लोग को एक चाहिए तो मार्किंग भी दे सकता हूँ। ये देखो, ये भी अगर तुम लोग को लगता है अगर टाइम ज्यादा बच गया तो पढ़ने जाना, इतना ही है, इतना ही पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। डायग्राम्स याद कर लेना, ये नहीं तो यही से भी याद करके छाप देना, चलेगा। और जो इसके पहले वाला था ना, इसमें देखो पहले ना तुम लोग, मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड, रेड आ जा, हाँ। इसमें देखो ये वाला पैराग्राफ याद कर लेना तुम लोग, ठीक है। और हाँ, ये वाला पैराग्राफ एक याद कर लेना, ये किसके लिए मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, सोलार वाले के लिए, ठीक है। ये वाला याद कर लेना तुम लोग। और अगर पॉसिबल होगा तो ये पूरा याद करना पड़ेगा तुम लोग को, मतलब पूरा प्रोसेस भी पूछता है, तो ये वाला पेज तो मस्ट इम्पोर्टेंट है ही, पूरा पेज याद नहीं करना है, वो समझ लो एक बार, वापस से वीडियो देख लो और उन शब्दों में लिख दो, चलेगा, ठीक है। ये वाले में भी पढ़ लेना, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये वाले में पढ़ लेना, मतलब वही समझ लो, पूरा याद ही करना है आपको, मन से ठोको वही कर सकते हो, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। मतलब जितना भी है देखो, एक बार रीड कर लोगे तुम लोग, खुद से आंसर निकल जाओगे। और आंसर निकालने की बात छोड़ो, तुम लोग जाओ नवनीत का डाइजेस्ट देखोगे ना, उसमें आंसर्स रहेंगे, तो थोड़े बहुत आंसर्स तुम लोग खुद से भी फ्रेम कर सकते हो। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा ना अपना, थोड़ा ना बोलते हैं ना, एक अपना एक इंट्यूशन होता है ना, एक अपना सारी चीजों को ऑब्जर्व और एनालाइज करने का तरीका अपने को चेंज करना पड़ेगा। रट के कुछ नहीं होने वाला, ये पूरा बुक रट नहीं मार पाओगे रट्टा, क्योंकि बायोलॉजी पार्ट भी है बहुत सारा, तो वो तो टफ रहता है थोड़ा, उसको रट्टा मारना पड़ेगा आपको। ये सब चीजें रट्टा मत मारो, ये सब खाली समझ लो और मन से ठोकने का ट्राई करो, थोड़ा इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगा। बाय द वे, इंग्लिश का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और साइंस का सबका मैंने आईएमपीस दे दिया है, जो आपको 2026 के बोर्ड के लिए मस्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्योरिटी है 80% की आएगा भाई, ऑब्वियसली आप जाके देख लो। और पीवाईक्यूज भी उसमें इंक्लूडेड है, जाकर वो भी देख लो। अलजेब्रा का भी मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व किया है, वो भी देख लो। सारा तैयारी एक साथ कर लो, कुछ ही महीने बाकी है, अभी एग्जाम आ जाएगा। So, तब तक के लिए all the very best and thank you for watching this video. Please do share with your friends and please do like and subscribe. Thank you very much.